नमस्कार छात्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो 9th क्लास में जो हमारा चैप्टर चल रहा था, पहले हमने वाक्य निर्माण के बारे में पढ़ा था। उससे पहले हमने संधि पढ़ी थी। फिर हमने पढ़ा था कि उससे पहले हमने पढ़ा था वर्ण प्रकरण। ठीक है, वर्ण प्रकरण हमने पढ़ा। उसके बारे में हम कि वर्णों के वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, ध्वनि क्या है, अक्षर क्या है। ठीक है, उसके बाद संधि जो है, संधि आपको पढ़नी थी। वाक्य निर्माण में आपने पढ़ा कि 5 लकारों में वाक्य किस प्रकार से बनाए जाएंगे। ठीक है, अब उसी वर्ण प्रकरण का एक हिस्सा हो रहा है, आपका कोर्स में दिया हुआ है, पहले अंक पर ही दिया हुआ है, उच्चारण स्थानानी। तो उच्चारण स्थानानी होता क्या है? तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि उच्चारण स्थानानी, उच्चारण का मतलब जो भी हम शब्द का उच्चारण करेंगे, कोई भी शब्द है, यदि हम उसका उच्चारण करेंगे तो उसका स्थान कहाँ पे, यानी कौन सा वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ है, यानी मुख के किस भाग से किस वर्ण का उच्चारण हो रहा है। ठीक है, तो ये बात हमको जाननी चाहिए। ठीक है, अब आपके कोर्स में दिया हुआ है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो वर्णों के जो उच्चारण स्थान है, कितने हैं? 8 हैं। वर्णों के जो उच्चारण स्थान आपके 8 हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए आपको। तो पहला जो इसके क्या है, सूत्र में दिए हुए हैं। उच्चारण स्थान में क्या दिया हुआ है? सूत्र दिया हुआ है। जैसे पहले सूत्र की यदि हम बात करें तो अकुहु विसर्ग नियानाम कंठ। इसका मतलब क्या होता है? अकुहु विसर्ग नियानाम कंठ का मतलब यह है कि एवर्ण और कैवर्ण। ठीक है, क्या है? अवर्ण और आपका कैवर्ण। अब कैवर्ण में आपको क्या आता है? क, ख, ग, घ और ण। ठीक है, तो ये उसके बाद ये अकुहु विसर्ग नियानाम, उसके बाद है जो आपका है वर्ण है, उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। कंठ यानी ये वाला हिस्सा। ठीक है, गर्दन का प्रमुख बीच का भाग क्या कहलाता है? कंठ कहलाता है। तो इन यदि वर्णों का हम उच्चारण करके देखेंगे, ए, क, ख, ग, घ, ण और ह, तो इन और एक शब्द और है आपका, ये क्या कहलाता है? विसर्ग। तो इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान होगा, वो आपका क्या होगा? वो होगा कंठ। यानी कंठ से उच्चारित होने वाले शब्द कौन कौन से हैं? अवर्ण है, विसर्ग है और क्या है? क वर्ग है। ठीक है, उसके बाद दूसरे सूत्र की बात करें तो दूसरा सूत्र आता है यहां पर इचूय सानाम तालु। ठीक है, यानी कोई भी ऐसा वर्ण जो जहां से उच्चारित हो रहा है, मुख के जिस भाग से उच्चारित हो रहा है, उसी भाग का क्या हो जाएगा? वो उसका उच्चारण स्थान हो जाएगा। अब क्योंकि इसमें दिया हुआ है इचूयसानाम, इचूयसानाम का मतलब क्या होता है? एक तो इकार, इकार का मतलब होता है आपका ई। दूसरा आता है आपका चवर्ग। चवर्ग में क्या आ जाएगा? च, छ, ज, झ और ञ। क्या आ जाएगा? च, छ, ज, झ, ञ। तो ये वाले वर्ण क्या हो जाएंगे आपके? इचूयसानाम तालु, यानी तालु यानी तालव्य वाला जो भाग होगा वो आपका क्या हो जाएगा? और दूसरी बात, एकार, चवर्ग और आपका दूसरा क्या होगा? एक तो यकार यानी ये वर्ण और एक होगा आपका ये वाला सकार। ठीक है, तो इन वाले वर्णों का उच्चारण स्थान आपका क्या होगा? ये कहां से बोले जाएंगे? तालव्य। अब तालव्य क्या होता है कि जहां से आप च बोल के देखोगे, च, तो च के मतलब ये है कि जो जिह्वा है वो दांतों से थोड़ी सी ऊपर क्या है? स्पर्श करती है। च, छ, जय, तो ये सब क्या होते हैं? तालव्य कहे जाते हैं। ठीक है, तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा आपका? तालु हो जाएगा। यानी ये सब किससे बोले जाएंगे? तालु से बोले जाएंगे। उसके बाद यदि अगले सूत्र की बात करें तो अगला सूत्र आता है इसका ऋतुर साणाम मूर्धा।
ठीक है। अब ऋटुसाना मूर्धा का मतलब क्या होता है कि ऋटुसाना मूर्धा का मतलब होता है यानी ये वाले शब्द क्या कहे जाएंगे, मूर्धन्य। क्या कहे जाएंगे, ये वाले शब्द मूर्धन्य कहे जाएंगे। अब चूंकि जो सूत्र है तो सूत्र में ही उसकी व्याख्या कर दी गई है। इसके मतलब एक तो रिकार, उसके बाद टवर्ग। टवर्ग में कौन कौन चल जाएंगे आपके, ट, ठ, ड, ध, ण, और उसके बाद रकार और शकार यानी षटकोण। तो ये वाले मान आपके किसमें उत्तरित होंगे, तो रिकार का मतलब ऋटुसाना मूर्धा। ऋटुसाना मूर्धा का मतलब ये हो जाएगा कि ये वाले जो शब्द हैं किससे उत्तरित होंगे, मूर्धा से उत्तरित। अब जैसे अपन बोल के देखते हैं ट, तो ट का मतलब ये होता है कि जो जिह्वा है वो ऊपर की ओर क्या करती है, ऊपर स्पर्श करती है। इसका मतलब क्या होगा कि ये वाले जो रिकार, टवर्ग, रकार और सकार, ये वाले वर्ण कहां से बोले जाएंगे, कहां से बोले जाएंगे, मूर्धन्य से, मूर्धा से। उसके बाद यदि हम अगले सूत्र की बात करें तो अगला सूत्र आता है आपका निधि तुल सानाम दंतः। निधि तुल सानाम दंत है। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो जो भी सूत्र होता है आपका उसी सूत्र में क्या हो जाती है, उसकी व्याख्या कर दी गई है। जैसे निधिकार, उसके बाद आपका टवर्ग, क्या आ जाएगा आपका टवर्ग। अब टवर्ग में क्या आ जाएगा, त, थ, द, ध और न। ठीक है, क्या आ जाएगा, त, थ, द, ध, न। उसके बाद फिर क्या आ रहा है, लकार। भाई बाद का सूत्र देखेंगे, लिधि, टवर्ग, ले और उसके बाद सकार। यानी जो सैसलेट है आपकी वो कहां से बोली जाती है, दंत से। तो तीनों जो ये का सकार है, एक तो ये, उसके बाद ये और उसके बाद ये, तो इन तीनों का उच्चारण स्थान अपन क्या करेंगे, अलग अलग जगह से करेंगे। जबकि हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों को सिर्फ एक जगह से ही बोलते हैं। जबकि ये वाला क्या है, ये मूर्धन्य है, ये तालव्य है और ये क्या है, दंत्य है। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, इन तीनों को एक जगह से उच्चारित करते हैं। यानी जहां से हम सैसलेट बोल रहे हैं वहीं से ही हम क्या बोलते हैं, श और श। जबकि ये क्या है, उच्चारण स्थान आपका दंत है। ये कहां से बोला जाएगा, दंत से, ये बोला जाएगा आपका तालव्य से और ये बोला जाएगा मूर्धन्य से। ठीक है, तो ये वाला आपका सूत्र हुआ। उसके बाद अगले सूत्र की यदि हम बात करें तो अगला सूत्र आता है आपका यम गणनम नासिका सेट। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, अरे इसका क्रम गलत हो गया है, सॉरी, दोबारा देखते हैं। तो अगला सूत्र जो आता है आपका वो आता है उपु पद नियानाम ओष्ठम। क्या आ जाएगा, उपपदनीय नाम ओष्ठम। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक तो उकार, फिर सवर्ग यानी प, फ, ब, भ और म। ये इन वाले वर्णों के उच्चारण स्थान क्या हो जाएंगे, ओष्ठ से होंगे। क्या हो जाएगा, इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब होता है आपका होठ। तो होठ के भाग से क्या उच्चारित होंगे आपके, उ प वर्ग, उ और प वर्ग। अब उसके बाद आता है यम गण नम। क्या आएगा, नासिकाच्य। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पांचों आपके णकार हैं, यानी पांचों आप अनेक खाली बोल सकते हो, जिनको अनेक खाली बोलते हो आप लोग, तो ये क्या बोले जाता है, णकार बोले जाते हैं। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका कि ये सभी वर्ण के क्या कहलाते हैं, नासिक्य। यानी ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण कहां से हो, नासिका से हो,
क्या कहलाते हैं? वो नासिके कहलाते हैं। जैसे न्य, म, ह, ण और न, तो ये क्या कहे जाएंगे? उपपदमिनियम नासिका च, यानी ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान कहां से किया जा रहा है? नासिका से किया जा रहा है, तो वो वर्ण क्या कहलाएंगे? आपके नासिके कहलाएंगे। और ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण कहां से किया जा रहा है? ओष्ठ से किया जा रहा है, तो वो क्या कहलाएंगे? ओष्ठ है। यानी जो भी आपका वर्ण है जिस जगह से उच्चारित होगा वो वही क्या कहलाएगा? वही कहलाएगा। ठीक है। अगले सूत्र की यदि हम बात करें तो आपका अगला सूत्र आता है आई दई तो कंठ तालु, ए दतो कंठ तालु। ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या होगा? ए दतो कंठ तालु का मतलब होगा ए आई। ठीक है। ए आई, इन दोनों का उच्चारण क्या हो जाएगा? कंठ और तालु। भाई पहले हम क्या कर रहे थे? पहले हम कर रहे थे कि कंठ से उच्चारित होने वाले शब्द कौन कौन से थे? एक तो अ, है, विसर्ग और उपका कैवर्ग। ठीक है। तो इन वर्णों को हम कहां से उच्चारित कर रहे थे? कंठ से उच्चारित कर रहे थे। उसके बाद तालु से हम क्या कर रहे थे? इचू जैसा नाम तालु, ई, चे और से और ये कैवर्ग यानी। ठीक है। तो इन वाले वर्णों को हम कहां से उच्चारित कर रहे थे? तालव्य से, तालु से उच्चारित कर रहे थे। तो कंठ से हम क्या कर रहे थे? इन वर्णों को उच्चारित कर रहे थे, और तालव्य से हम इन वर्णों को उच्चारित कर रहे थे। लेकिन ये जो है ए आई, उन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान कहां से होगा? इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान आपका, ये जो दोनों वर्ण हैं आपके कहां से उच्चारित होंगे? कंठ और तालु, दोनों जगह से उच्चारित होंगे। कहां से उच्चारित होंगे? कंठ और तालु। तो इन दोनों जगह से क्या हो जाएंगे? ये उच्चारित होंगे। तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? आई रतो कंठ तालु। ठीक है। आगे देखते हैं हम। आगे आता है आपका ओ दौ, ओ दौतो, क्या आएगा? दंतोष्ठम, ओ दतो दंतोष्ठम। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि एक तो ओ और औ, ठीक है, ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ। और दंतोष्ठ का मतलब आपके दंत्य और ओष्ठ से, दांत और ओष्ठ वाले जो वर्ड है, मतलब जो जगह है, उन वाली जगह से क्या होगा? आपका ओ औ, इनका क्या होगा? उच्चारण होगा। ठीक है। अगला वर्ण आता है, अगला सूत्र आता है आपका वकारस्य दंतोष्ठम, सॉरी ये क्या है? एदतो, एदतो कंठोष्ठम, गलत हो गया। एदतो कंठ तालु था और ओदतो कंठोष्ठम सही है। ठीक है। अब ये तो क्या था? कंठोष्ठम, कंठ और ओष्ठ, और वकारस्य दंतोष्ठम। भाई पहले क्या था? ओ और औ को अपन किससे उच्चारित कर रहे थे? ओ और औ को हम दांत और ओष्ठ, सॉरी कंठ और ओष्ठ से उच्चारित कर रहे थे, यहां से, और ओष्ठ यानी होठों से। ठीक है। अब क्या होगा? अब वकार जो है आपका वो कहां से उच्चारित होगा? वकार आपका, वकार का जो उच्चारण स्थान होगा इसका, वो कहां से होगा? दंत और ओष्ठ से। ठीक है। तो इन दोनों का उच्चारण यानी वेवर माला का जो है, वेवर माला ही बोलते हैं आप उसे, जबकि शुद्ध क्या बोला जाता है? वकार। क्या बोला जाएगा? वकार। वकार का उच्चारण स्थान जो होगा वो आपका क्या होगा? दंत और ओष्ठ होगा। ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखोगे कि जो भी वर्ण है आपका जहां से उच्चारित हो रहा है वो उसका क्या हो जाएगा? उच्चारण स्थान मान लिया जाएगा। आगे यदि हम बात करें, सूत्र है अगला जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा
मूलम। क्या आएगा? जिह्वा मूल यस्य जिह्वा मूलम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिह्वा मूल जो है उसका उच्चारण स्थान क्या है आपका? जिह्वा मूल का उच्चारण स्थान क्या है? जिह्वा मूल है। ठीक है, क्या हो जाएगा कि जिह्वा मूल जो है आपकी उसका उच्चारण स्थान क्या माना जाएगा? जिह्वा मूल। ठीक है, ये क्या मान लिया जाएगा? आपका उच्चारण स्थान मान लिया जाएगा। अब यदि अगले हम उसकी बात करें तो अगला सूत्र आता है आपका अनुस्वारस्य नासिकाच। यानी अनुस्वार क्या है? तो अनुस्वार का स्थान क्या है? नासिका है। अब अनुस्वार होता क्या है? ये कि ऐसा कोई भी वर्ण जिसके अंतिम वर्ण पर स्वर वाले अंतिम वर्ण पर क्या लगे? ये लगे, तो उसका उच्चारण क्या होता है? अनुस्वार। जैसे अपन क्या बोलते हैं भाई, ये वाला शब्द लिख दिया अपन। ठीक है, तो अनुस्वार जो है वो किसके रूप में उच्चारित होगा? मैं के रूप में। ठीक है, तो लेकिन अपन बोलेंगे क्या? नासिका से बोलेंगे भाई। अनुस्वार से नासिका। भाई मैं किस में आ रहा था? आपको मैं किस में आ रहा था? नासिका में आ रहा था। तो यानी अब इसको शुद्ध रूप से यदि हम बात करें तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं संस्कृत, क्योंकि शुद्ध शब्द क्या होता है? संस्कृत। क्या होता है? संस्कृतम। ठीक है, यानी अनुस्वार जो है आपका वो क्या है? मकार का उच्चारण भी करता है। ठीक है, उसके बाद ये वाले जो वर्ण होंगे आपके क्या कहलाए जाएंगे? उच्चारण स्थान के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद जो आते हैं आपके पे और फे, तो इनको क्या बोला जाता है? अर्ध विसर्ग। ठीक है, तो क्या बोला जाता है? अर्ध विसर्ग। अब जैसे यदि हम किसी वर्ण विच्छेद की बात करें कि वर्ण विच्छेद क्या हो रहा है कि वर्ण का हमको क्या करना है? विच्छेद करना है। ठीक है, तो कुछ लोग जो होते हैं, जैसे अब एक शब्द को उठा लेते कमल, ये वाला शब्द है, तो ऐसा एक कोई भी वर्ण नहीं है, ठीक है, कि जो स्वर के बिना पूर्ण हो। यानी जब तक स्वर नहीं जुड़ेगा क्या होगा उसमें? जब तक स्वर नहीं जुड़ेगा तब तक आप लोग क्या करोगे? ठीक है, तो जो भी शब्द होगा उसका यदि हम वर्ण विच्छेद करें तो हम क्या करेंगे? उसका जब विखंडन करेंगे तो उसमें हम क्या देखेंगे कि उन सभी स्वरों में क्या जुड़ा हुआ है? स्वर। ठीक है, क्या जुड़ा हुआ है? स्वर। कैसे देखते हैं? जैसे क हलन चित्त है, उसके बाद ए, उसके बाद क्या है? म हलन चित्त है, फिर ए, फिर क्या आएगा? ले किससे युक्त है? हलन चित्त है, उसके बाद क्या आ जाएगा? ए। यानी ऐसा कोई भी वर्ण नहीं है जो किसका है? एक तो हलन युक्त में हो, दूसरी बात यदि उसमें क्या ना जुड़ा हुआ हो? ए। ठीक है, क्या ना जुड़ा हुआ हो? ए। अब जैसे ठीक है, ये वाले शब्द हो गए आपके। उसके बाद उच्चारण किस प्रकार करते हैं? जैसे ये शब्द आ गया यहाँ पर, तो अपन क्या करते हैं? जैसे विसर्ग लगा हुआ है पीछे, क्या लगा हुआ है? विसर्ग। हम उच्चारण कैसे करेंगे इसको? कमल। क्या करेंगे? कमल। क्या है? गलत उच्चारण कर रहे हो आप। शुद्ध उच्चारण जो होगा आपका वो क्या होगा? कमल। यानी जो आपका विसर्ग है वो किसको उच्चारित कर रहा है को उच्चारित करता है। किसको उच्चारित करता है को। यानी ऐसा एक कोई भी शब्द जिसके पीछे, यानी कोई भी शब्द जिसके पीछे क्या लगा हुआ है? विसर्ग लगा हुआ है, तो आप क्या करोगे? उस वाले वर्ण पर जब वो वहां विसर्ग लगा हुआ है तो आप उसको उच्चारित कैसे करोगे? कमल। ठीक है, जैसे अपन शब्द रूपों की बात करें, एक शब्द रूप लिखते हैं जैसे, तो अपन शुद्ध उच्चारित कैसे करेंगे? और एक दूसरी बात ये भी ध्यान रखना, ये जो मात्रा है ए और आई, भाई ये क्या है? एक स्वयं मात्रा है, और उसके बाद इसके ऊपर क्या लगे? एक और मात्रा आ गई। तो यानी कोई भी व्यंजन वर्ण, जैसे इस व्यंजन वर्ण को लेते हैं हम, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? जैसे अपन को क्या बोलना है? हम बोलते हैं रामई, ये सब बोलते हैं रामई। तो इसका मतलब क्या हुआ है? इस पे किसकी मात्रा लगी हुई है? आई की। ये ए नहीं है, क्या नहीं है? ये ए नहीं बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? ये आई बोला जाएगा। भाई क्यों बोला जाएगा? क्योंकि जो ए है वो तो स्वयं मात्रा है,
उसके बाद हमने क्या किया, उस पर एक और मात्रा लगा दी। कितनी मात्रा हो गई, 2 मात्रा हो गई। कैसे होगा, a प्लस ए बराबर आई। ठीक है, तो यानी कोई भी व्यंजन वर्ण जो होगा आपका, यदि उससे मात्रा इस प्रकार से आती है तो हम उसको क्या बोलेंगे, आई। जैसे कुछ शब्द देखते हैं, जैसे आप राम शब्द के रूप लिखते हो, कैसे लिखते हो, राम है, रामऊ, क्या आ रहा है, औ आ रहा है, तो शब्द उच्चारण क्या होगा, रामऊ। और यहां देखो क्या आ रहा है, विसर्ग आ रहा है। ठीक है, तो विसर्ग के अनुसार इसका उच्चारण क्या होगा, रामः। क्या होगा, रामः। तो हम किसको उच्चारित कर रहे हैं, है को। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या लगा हुआ है, विसर्ग। उसके बाद रामम, फिर रामव, फिर क्या लिखेंगे, रामान, हलंत युक्त है। फिर उसके बाद रामेण, रामाभ्याम, फिर यहां पर क्या आएगा, रामय, फिर क्या आएगा, रामाय, रामाभ्याम, यहां पर क्या लिखेंगे, रामेभ्य। तो कितनी मात्रा आ रही है आपकी, एक मात्रा आई है ए, रामेभ्य। और यहां पर कितनी मात्रा आई है, 2। तो अपन इसे क्या बोलेंगे, रामई। उसके बाद आता है आपका रामात, फिर क्या आएगा, रामाभ्याम, फिर क्या आएगा, रामेभ्य, रामेभ्य। फिर उसके बाद रामस्य, रामयो, रामाणाम, रामे, रामयो, रामेशु। फिर यहां पर क्या जाएगा, हे राम, क्या रहा है विसर्ग। उसके बाद हे रामौ, फिर किसका चिन्ह संबोधन का, फिर क्या आएगा, हे राम। तो इस प्रकार से क्या है, आप वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ सकते हो। लेकिन हमको ये बात ध्यान रखनी है कि कौन सा वर्ण कहां से उच्चारित हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है आपका उच्चारण स्थान समाप्त होता है। ठीक है, आप निरंतर पढ़ते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।